हे गाइस, वेलकम्स टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए आज क्लास 7th की एसएसटी लेकर आई हूँ, राजनीतिक विज्ञान। तो उसका मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे पेपर में रिपीट होते हैं और ये है थोड़ा मतलब बेसिक भी है। तो ये मैंने हिंदी में तैयार करा है। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है और ये उनके लिए हेल्पफुल है। तो ये मैंने फर्स्ट चैप्टर उठाया है राजनीतिक विज्ञान का। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है इसका भारतीय लोकतंत्र में समानता मतलब कि सभी व्यक्ति, सभी नागरिक, सभी समान हैं। समानता का अर्थ यह होता है कि सभी व्यक्ति, सभी नागरिक सब समान हैं। ठीक है। लोकतंत्र मतलब कि हमारा जो संविधान है और कानून, सरकार, नागरिक, जनता, ये सब लोकतंत्र के अंदर ही आते हैं। ठीक है। ये हमारा चैप्टर है। तो कभी भी हमें चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर के नाम को समझना चाहिए और फिर चैप्टर के कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो बेसिक नॉलेज है उनको समझना चाहिए, तभी हमें चैप्टर की शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने बेसिक उठाया है। तो बेसिक है हमारा कुछ बेसिक है। सो वो ये है कि इसको मैंने महत्वपूर्ण बिंदु का नाम दिया है, महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला हमने उठाया है जो इसमें बेसिक है, जो सीखने की ज़रूरत है, वह है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क मतलब जो हमारी सरकार ने एज लिमिट तैयार कर रखी है, उस हिसाब से वयस्क कौन है। तो 18 साल के बाद, 18 साल से लेकर सभी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, गरीब हो, धनी हो, कोई भी हो, सभी समान है। ठीक है। सार्वभौमिक मतलब सबके लिए, मताधिकार मतलब वोट। तो इसमें मैं ये लिखा हुआ है, सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो, दलित हो, धनी हो, सभी को वोट डालने का अधिकार है। सभी को अपने मत सरकार को देने का अधिकार है। सभी को अपने जो नागरिक हैं उन्हें चुनने का अधिकार है। नागरिक इट मीन्स जो पार्टी दल के नेता हैं, अपने नेता को चुनने का अधिकार है। इसका मतलब यह है। तो ये जो हमने अधिकार उठाया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जानते ही होंगे, आपके पेरेंट्स भी वोट डालने जाते होंगे, है ना। तो उसी से रिलेटेड है। ये हमारा बेसिक है इस चैप्टर में, क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड पॉइंट है हमारा। अब हमारा सेकंड पॉइंट है संविधान। संविधान हमारे जो रचयिता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखिए, हर जगह पूछी जाती है। बेसिक नॉलेज है, जीई का क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज है। ओके। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है। तो अब हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान है क्या? यह वह दस्तावेज है, ठीक है, जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों व अधिनियमों का संकलन किया गया। यानी ये वह दस्तावेज है जिसमें हमारे नियम, कानून, जनता के अधिकार, जनता के लिए कानून, सरकार के अधिकार, सरकार के लिए कानून, सरकार के नियम, जनता के नियम, वह सब इसमें लिखे हुए हैं। जिसकी जनता के नियम है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। ये सब हमारे अधिकार हैं। ये सब हमारे उसमें लिखे हुए हैं अनुच्छेद के हिसाब से। ठीक है। यह जनता व देश के हित व देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। देश के लिए है, देश के हित के लिए है, जनता के हित के लिए है और देश को सुचारू मतलब कि एक फ्लो में अच्छी तरीके से चलाने के लिए आवश्यक है।
ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया जो कि बेसिक है। थर्ड हमारा है नागरिक अधिकार आंदोलन। नागरिक अधिकार पहले समझ लो आप। नागरिक अधिकार यानी नागरिक यानी जनता, यानी हम जनता के अधिकारों के लिए किया गया आंदोलन, यह इसमें है। नागरिक अधिकार आंदोलन यानी जनता के लिए किया गया आंदोलन, जनता के अधिकार के लिए किया गया आंदोलन। यह आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में आरंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लवाद मतलब कि रंग भेद, ठीक है, रंग भेद, काला गोरा का भेदभाव की समाप्त करने और समान अधिकार की मांग की। यह जो अधिकार है, नागरिक अधिकार आंदोलन, यह अमेरिका में चलाया गया था 1950 में, ठीक है। यह इसलिए हुआ था कि जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं, मतलब कि जो अफ्रीका में रहने वाले अमेरिकन लोग हैं, तो उन्हें अमेरिका में देखिए एक ट्रेन की बोगी में रहने का, उसमें यात्रा करने का अधिकार नहीं था। उनके लिए अलग बोगी बनाई गई हुई थी। क्यों? क्योंकि वह काले थे और वहाँ पे काले और गोरे का भेदभाव होता था, जिसकी यहाँ पर भारत में हमारे जाति भेदभाव होती है, वैसे वहाँ रंग भेदभाव हुआ करता था। तो उसको हटाने के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन किया गया 1950 में। उनकी मांग थी कि सभी व्यक्ति समान हैं, कोई भी किसी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह उसमें था, ठीक है। अब हमारा आ गया फोर्थ क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, यानी जो हमारा लंच है उसकी व्यवस्था। आप जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते होंगे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होंगे, उन्हें पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील मिलता है, यानी दोपहर का भोजन मिलता है। पहले यह होता था कि बच्चों को भोजन नहीं मिलता था मिड डे मील, तो वो अपने घर पे जाके खाना खाते थे दोपहर का लंच, और वो वहीं रह जाते थे, वापस शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में नहीं आते थे। यानी वो आधा ही दिन वहाँ स्कूल में बिताते थे, फिर वो घर आ जाते थे, फिर वापस स्कूल नहीं जाते थे, यह होता था। तो इससे नुकसान क्या हुआ कि बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। इट मीन्स कि मतलब कि उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती थी, वो लंच में चले जाते थे, और इसलिए ये मिड डे मील करा गया। और साथ ही ये इसलिए भी करा गया कि बच्चों की जो लंच में उनको भोजन नहीं मिलता था, वह अब भोजन मिल भी रहा है, जिससे कि उन्हें पोषण मिल रहा है, ये इसलिए भी किया गया था, ठीक है। तो सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को, प्राथमिक स्कूलों के बच्चे यानी फर्स्ट टू एट्थ क्लास के बच्चे को लंच दिया जाता था। सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता था। इसमें यह पूछा गया है, और मैंने यहाँ पे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लिखा है, क्योंकि यह क्वेश्चन हर साल हर एक क्लास में किसी न किसी तरह से रिपीट होता है। 1 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में, किसी भी तरह वो रिपीट हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही रिपीट होता है क्वेश्चन, आपके 9th में भी होता है और आपके 10th में भी होता है, बहुत जगह रिपीट होता है। ये मेरे ख्याल से ये हमारे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी रिपीट होता होगा ये, ठीक है। ये बहुत जगह रिपीट होता है, बोर्ड वगैरह में भी रिपीट होता है, तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको ये हमने कुछ पॉइंट्स लिए थे, आप इसे लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, समझ तो आपको आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब हम प्रश्न उत्तर उठा रहे हैं, जो कि इस वीडियो में बोला ही गया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, तो हम उसको उठा रहे हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता यह है कि लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। समानता जो इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है, ये इसकी पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो ले रहे हैं कि पहला है लोकतंत्र की विशेषता यह है कि लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता, नागरिकों के हितों की रक्षा करता है, यही उसकी विशेषता है। और दूसरा प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस विचार पर आधारित है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये मैंने आपको बता ही दिया है क्या है। 18 वर्ष से लेकर उससे ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है। तो ये किस चीज पर आधारित है, यह इस प्रश्न में पूछा गया है। तो यह सीधी सी बात है, यह समानता के विचार पर आधारित है। यह समानता के विचार पर आधारित है। हमारा तीसरा प्रश्न है भारतीय समाज में असमानता यानी कि भेदभाव हो रहा है उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है, कि क्या कारण है। तो इसका सीधा सा कारण निर्धनता यानी गरीबी, जातिगत जाति के ऊपर भेदभाव कि वह छोटी जात है, वो नीची जात है, वह ब्राह्मण है, वह क्षत्रिय है, वह शूद्र है। और धर्म के ऊपर लड़ाई, वह हिंदू है, वह मुस्लिम है, वह सिख है, वह ईसाई है, इसके ऊपर लड़ाई हो रही है। यही भारत में समाज में असमानता के प्रमुख कारण है। अगर यह छोटी छोटी चीज़ हमारे इस भारतीय समाज से चली जाएंगी तो हमारा भारतीय समाज में समानता हो सकती है। लोकतंत्र हमें समानता देती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग यह व्यवहार दिखाते हुए नजर आते ही हैं। पहला है निर्धनता, गरीबी, जातिगत भेदभाव, धर्मगत धार्मिक भेदभाव। अगर यही हमारे असमानता के कारण है, ठीक है। अगर पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे। किन्हीं 2 दलित लेखकों के नाम बताएं। ये 2 दलित लेखक जो हमारे जीवन में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, संविधान रचयिता हमारे भीमराव अंबेडकर हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है संविधान रचयिता। और ओम प्रकाश वाल्मीकि, यह प्रमुख दलित लेखक है, ठीक है। हमारा 4th क्वेश्चन है असमानता के व्यवहार का आधार क्या है। असमानता के व्यवहार का आधार क्या है। जन्म, अगर कोई व्यक्ति दलित समाज में जन्म लेता है तो उसके साथ भेदभाव होता है। जाति, अगर कोई ब्राह्मण में पैदा हुआ है तो उसके साथ जातिगत भेदभाव लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई शूद्र में पैदा हुआ है तो उनके साथ भेदभाव होता है। शूद्रों के साथ ऐसा व्यवहार होता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लोग पहले ज़माने में लोग शूद्रों के गले में एक कटोरा लगा देते थे और उनके धोती में एक झाड़ू लगा रहता था। धोती इट मीन्स कि उनके कमर में एक झाड़ू लगा रहता था। लोगों का गांव में ये कहना था कि अगर शूद्र थूक फेंकेंगे तो कटोरे में फेंकेंगे, अगर उन्होंने ज़मीन पे फेंक दिया तो ज़मीन शुद्ध नहीं रहेगी, अशुद्ध हो जाएगी। और जहाँ शूद्र जाएंगे वह पीछे झाड़ू लगा रहता था, वो बुहारते हुए जाते थे कि वो जहाँ जाएंगे वो जगह साफ होती रहेगी। इस तरह का था। लोग शूद्र क्या कहते हैं, मरे हुए लोगों की आभूषण पहनते थे, गांव के बाहर रहते थे। अगर वो जाते भी थे, जैसे कि कहीं जा रहे हैं तो खड़ताल मतलब कि कुछ बजाते हुए जाते थे कि हम आ रहे हैं, आप लोग हट जाइए। इस तरीके का व्यवहार उनके साथ होता था। यानी उनके साथ बहुत ही अत्याचार का व्यवहार था। वो एक कुएं से पानी नहीं ले सकते थे, इस तरह का व्यवहार था। ब्राह्मण उनसे अछूतों जैसे व्यवहार करते थे। वो एक गांव में नहीं रह सकते थे, गांव के बाहर वे लोग रहते थे। इस तरह का उनके साथ व्यवहार होता था, ठीक है। जाति, लिंग यानी पुरुष और स्त्री पुरुष का इतना भेदभाव, बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था उस टाइम पर। स्त्री घर के ही अंदर रहेगी, वो बाहर नहीं जाएंगी। उनके साथ कपड़े भी मतलब कि भेदभाव होता था कि जो उच्च कुल की स्त्रियां हैं वो ऊपर में मतलब कि उच्च कुल की स्त्रियों या फिर नीच किसी भी कुल की स्त्रियों, उन्हें समानता का अधिकार नहीं था। वे हमेशा पुरुषों के नीचे, उन्हें दबदबा में रखा जाता था। लिंग, उन्हें हर वक्त
असमानता का भाव असमानता को झेलना पड़ता था, उनके साथ कभी समानता नहीं होती थी। इस प्रकार का भेदभाव उनके साथ होता था, वर्ग इत्यादि। यह सब हमारे असमानता के व्यवहार का आधार है। जन्म, जाति, लिंग, वर्ग इत्यादि, यह सब हमारे उसका वर्ग का इत्यादि ये सब है। माध्यमिक भोजन, मिड डे मील की व्यवस्था के क्या लाभ हुए? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस, मैंने आपको पहले ही बोला है, आप अच्छे से समझ लीजिए। मध्याह्न भोजन, मिड डे मील की व्यवस्था का क्या लाभ है? गरीब बच्चों की अधिक संख्या में प्रवेश लेना तथा नियमित रूप से स्कूल आना शिक्षा की प्राप्ति के लिए शुरू कर दिया गया। यानी उन्हें भोजन मिलता था, तो भोजन मिलने के कारण बच्चे रेगुलर स्कूल आते थे, वो शिक्षा प्राप्त करते थे। मैंने पहले ही बोला था कि वो लंच के लिए वह घर चले जाते थे और उसके बाद वापस नहीं आते थे, जिससे उनकी शिक्षा का हानि होती थी। अब ये मिड डे मील शुरू हो गया तो बच्चे शिक्षा नियमित रूप से ले पाते हैं, नियमित रूप से स्कूल आते हैं, शिक्षा ले पाते हैं। उनके पोषण, शिक्षा सभी का ध्यान दिया जाता था। ठीक है। गरीब छात्रों की भूख मिटाने में भी सहायता प्राप्त हुई। हाँ, क्योंकि गरीब छात्र जो थे उन्हें पोषण पर्याप्त रूप से नहीं मिलता था, लेकिन मिड डे मील शुरू करने के बाद उन्हें पोषण भी बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। ठीक है। गरीब बच्चों की भूख मिटाने में भी सफलता रही। एक तो पहला पॉइंट कि बच्चों को स्कूल रेगुलर आ रहे थे तो उन्हें शिक्षा प्राप्त हो रही थी, और दूसरा पॉइंट कि बच्चों की भूख मिट रही थी। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये आप देख लीजिए। आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है? ठीक है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है? कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। ठीक है। कानून इट मीन सरकार की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को समान है, सभी समान है कानून की दृष्टि में। ये हमारा है कि कानून की दृष्टि में सभी समान है, सभी को समानता का अधिकार है। ठीक है। और कानून की दृष्टि में सभी समान है, इसका अर्थ है कि चाहे वह व्यक्ति दलित हो, अमीर हो, गरीब हो, धनी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, काला हो, गोरा हो, और शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सभी समान है कानून की दृष्टि में। सभी लोकतंत्र की दृष्टि में समान है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है लोकतंत्र में, कानून में। ठीक है। तो यह है समानता को स्थापित करने के संविधान में क्या प्रावधान दिए गए। लोगों को मौलिक अधिकार भी दिए गए हुए हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। उनके हिसाब से सभी व्यक्ति समान है, स्वतंत्र है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है, सब कुछ कर सकता है वह। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है लोकतंत्र के हिसाब से, कानून के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से सभी समान है। कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव हमारे संविधान में नहीं किया गया है। ये हमारे संविधान में बताया गया है। यही है समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है। इसका सेकंड पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, धर्म इट मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कुछ भी हो, कोई भी धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं किया गया है संविधान के हिसाब से। जाति जो है, जातिगत भेदभाव भी नहीं किया गया है। जन्म स्थान यानी किस जगह पे उस व्यक्ति का, उस नागरिक का जन्म हुआ है। स्त्री पुरुष किसी के हिसाब, किसी के आधार पर संविधान में भेदभाव नहीं किया गया है। संविधान में स्त्री पुरुष सब ही समान है।
कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सभी समान है। कोई गलती करता है तो उसे उसकी गलती की सज़ा मिलती है संविधान के हिसाब से। ये हमारे क्वेश्चंस थे जो मैंने कुछ पुट किए हैं। इट मीन्स मैंने कुछ लिए हैं और ये हिंदी में थे क्योंकि हिंदी के बच्चों के लिए बहुत कम मटेरियल है मटेरियल, में मना नहीं कर रही हूँ, है लेकिन बहुत कम है। ये मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए थे क्लास 7th के राजनीतिक विज्ञान में से। ये फर्स्ट चैप्टर है जो मैंने लिया है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उन्हें देख लो आप एक बार, कौन कौन से हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संविधान, नागरिक अधिकार आंदोलन, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। प्रश्न उत्तर है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है, देख लो आप एक बार, ठीक है। हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, भारतीय समाज में असमानता के क्या कारण है, किन्हीं 2 दलित लेखकों के नाम बताओ, असमानता के व्यवहार को बताओ, मध्याह्न भोजन समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, ठीक है। सो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं अब नेक्स्ट वीडियो है वो चैप्टर 2 पे ला रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं और इसी तरह के वीडियो बनाऊँगी अच्छे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।